साथियों नमस्कार। मेरा नाम अमित शर्मा है। आज हम इस वीडियो में IC38 का रिवाइज सिलेबस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम कॉमन सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 जिसका शीर्षक है दावों पर कार्रवाई क्लेम प्रोसेसिंग पर चर्चा करेंगे। हम आज इस सेशन में चर्चा करेंगे कि बीमा धारक को बीमा का फायदा तभी मिलता है जब उसे नुकसान होता है। बीमा उद्योग पूरी तरह से बीमा धारक के नुकसानों के प्रति संवेदनशील होता है और उत्पन्न होने वाली दावों को सहानुभूतिपूर्ण और त्वरित ढंग से समाधान करने की कोशिश करता है। पहला पॉइंट आते हैं लॉस असेसमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट। दावों का आकलन या नुकसान। दावों का आकलन या नुकसान का आकलन करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जांचते हैं कि क्या बीमा धारक को नुकसान हुआ था और क्या वह नुकसान बीमा पॉलिसी में कवर किया गया था। इसका मतलब है कि नुकसान किसी अपवर्जन के तहत तो नहीं आया है और कोई वारंटी का तो उल्लंघन नहीं हुआ है। ठीक है। दावों का निपटान निष्पक्षता के विचारों के आधार पर होता है। बीमा कंपनी के लिए दावों को शीघ्र निपटान उसकी सेवाओं की कार्यकुशलता का एक मानक है। दावों पर कार्रवाई करने में लगने वाले समय के बारे में हर कंपनी के पास आंतरिक दिशा निर्देश होते हैं जिसे कंपनी के कर्मचारी को पालन करना आवश्यक होता है। इसे आमतौर पर टैट या टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। कुछ बीमा कंपनियों ने बीमा धारक के लिए ऑनलाइन दावों की स्थिति की जांच करने की सुविधा भी प्रदान की है। कुछ बीमा कंपनियों ने दावों में तेजी से निपटान के लिए दावा केंद्र भी स्थापित किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन एन इंश्योरेंस क्लेम। बीमा दावों के महत्वपूर्ण पहलू। पहला, दावों की घटना बीमा पॉलिसी के दायरे में होनी चाहिए। दूसरा, बीमा धारक ने अपनी पॉलिसी की शर्तों का पालन किया होना चाहिए। तीसरा, वारंटीज का पालन किया जाना चाहिए। यह सर्वे रिपोर्ट में पता चलेगा कि वारंटीज का पालन हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट, चौथा नंबर, पॉलिसी की मान्यता के दौरान परम सद्भाव का पालन किया जाना चाहिए। नंबर 5, नुकसान होने पर बीमा धारक से उम्मीद की जाती है कि वह ऐसा करेगा जैसे उसने बीमा नहीं किया हो, यानी उसका कर्तव्य होता है कि वह नुकसान को कम से कम करने का उपाय को अपनाएगा। छठवां, दावों की राशि बीमा राशि पर निर्भर करेगी। इसके अलावा दावे की राशि प्रभावित संपत्ति में बीमा धारक की बीमा योग्य हित की सीमा, बचाए गए सामान का मूल्य और योगदान और प्रस्थापन की शर्तों पर भी निर्भर करेगी। जीवन बीमा से संबंधित मामलों में बीमा कंपनी जांचती है कि क्या इन बातों को पालन किया गया है। पहला, पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। दूसरा, पॉलिसी में दी गई महत्वपूर्ण बातों का पालन तो किया गया है। और तीसरा, कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने की योजना तो नहीं बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरीज ऑफ क्लेम, दावों की श्रेणियां। सबसे पहला स्टैंडर्ड क्लेम। मानक दावे या स्टैंडर्ड क्लेम वे दावे होते हैं जो स्पष्ट रूप से पॉलिसी के नियम और शर्तों में लिखे जाते हैं। ये दावे निर्धारित बीमा राशि और कवरेज के साथ ही विभिन्न बीमा के श्रेणियों के लिए निर्धारित की जाने वाली क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। नंबर दूसरा, कंडीशन ऑफ एवरेज या एवरेज क्लॉज। औसत का शर्त या औसत क्लॉज। अल्प बीमा या औसत क्लॉज उन पॉलिसियों का शर्त है जहां एक संपत्ति को उसके वास्तविक मूल्य से कम राशि पर बीमा किया जाता है और बीमा धारक को जुर्माना भी देना पड़ता है। यदि कोई दावा उत्पन्न होता है तो बीमा धारक को वास्तविक नुकसान से अनुपातिक रूप में घटाया जाता है। अल्प बीमा राशि मिलती है उसके बाद। यह स्थिति गैर जीवन बीमा के मामलों में अधिक देखी जाती है। नंबर तीसरा, नेक्स्ट, एक्ट ऑफ गॉड पेरिल्स कैटास्ट्रोफिक क्लॉज। दैवीय घटना से जुड़े खतरे। आपदाकारी नुकसान। दैवीय घटना से जुड़े खतरे बीमा कंपनियों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके लिए वे सर्वेयर को नुकसान की जगह पर भेजते हैं जिससे वे नुकसान का तत्काल आकलन कर सके और नुकसान कम करने के उपाय अपना सके। सर्वेयर के अलावा बीमा कंपनियों के अधिकारी भी नुकसान की जगह पर जाते हैं और उन्हें दायरे और प्रकृति का तत्काल अंदाजा लगाने का प्रयास करना आवश्यक होता है। अगर सर्वेयर को कोई समस्या होती है तो उन्हें रिपोर्ट करनी चाहिए और बीमा कंपनियों से मार्गदर्शन और निर्देश मांगने की आवश्यकता होती है। उसके बाद सर्वेयर को बीमा धारक के साथ समस्याओं की चर्चा करने की अवसर मिलता है। चौथा, ऑन अकाउंट पेमेंट, खाते में भुगतान। खाते में भुगतान करने का मतलब होता है कि जब गैर जीवन बीमा के दावे हो और इसमें बदलाव या मरम्मत की जरूरत हो तो बीमा कंपनी को इंटरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इंटरिम रिपोर्ट बीमा कंपनी को नुकसान के प्रगति का अंदाजा देती है और जब नुकसान बड़ा हो
और आकलन पूरा होने में समय लगेगा, तब यह सिफारिश करती है कि दावेदार को खाते में भुगतान किया जाए। यदि दावा सही पाया जाता है तो दावेदार को भुगतान किया जाता है और उसका रिकॉर्ड कंपनी में दर्ज किया जाता है। उचित धनराशि अगर कोई हो, सह बीमा कंपनियों और पुनर्बीमा कंपनियों से प्राप्त की जाती है। कुछ मामलों में यह हो सकता है कि पैसे देने वाला व्यक्ति बीमा धारक ना हो। नेक्स्ट, डिस्चार्ज वाउचर। दावों का निपटान सिर्फ पॉलिसी के तहत डिस्चार्ज प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत चोट के दावों के लिए डिस्चार्ज वाउचर का एक नमूना आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यह अलग अलग कंपनी के मामले में यह अलग अलग हो सकता है। अब आते हैं पोस्ट सेटलमेंट एक्शन। निपटान के बाद की कार्रवाई। जोखिम अंकन के संबंध में गैर जीवन बीमा दावों के निपटान के बाद की जाने वाली कार्रवाई बीमा की अलग अलग श्रेणी के मामले में अलग अलग होती है। जैसा कि एक अग्नि बीमा पॉलिसी में बीमा राशि की सीमा होती है। इसका मतलब है कि आपको दावा भुगतान की रकम केवल उस सीमा तक ही मिलेगी। हालांकि आप प्रीमियम भुगतान करके उस राशि को और बढ़ा सकते हैं जिसे आपने दावा की राशि से आपको कम कर दिया है। ठीक है। व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत जब आप पूंजीगत बीमा राशि का भुगतान करते हैं तो पॉलिसी रद्द हो जाती है। उसी तरह व्यक्तिगत विश्वसनीयता गारंटी पॉलिसी के तहत जब आप दावा की राशि को भुगतान करते हैं तो पॉलिसी स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है। नंबर 7वां, बचाए गए सामान सॉल्वेज। बचाए गए सामान सॉल्वेज का अर्थ है कि जब किसी क्षतिग्रस्त संपत्ति के नुकसान की भुगतान होता है तो उसे उस संपत्ति का हिस्सा बचा हुआ है वो बीमा कंपनी के पास चला जाता है। उदाहरण के तौर पर जब एक मोटर बीमा की दावेदारी की जाती है तो पूर्ण नुकसान के आधार पर जो क्लेम को चुकाया जाता है तो क्षतिग्रस्त वाहन को बीमा कंपनी अपने पास रख लेती है। अग्नि बीमा, समुद्री कार्गो बीमा और अन्य गैर जीवन बीमाओं में भी सामान को बचाने सॉल्वेज का विकल्प हो सकता है। यह सॉल्वेज का प्रबंध बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। नुकसान का मूल्यांकन करने वाले सर्वेयर भी सॉल्वेज का प्रबंधन करने के एक तरीके से संबंधित सुझाव दे सकती है। 8वां नंबर पॉइंट आता है रिकवरी। रिकवरी एक प्रक्रिया है जिसमें बीमा कंपनियां बीमा धारक के हकदार होती हैं और उन्हें नुकसान के लिए भुगतान की राशि वसूल कर सकती हैं। यह उन तीसरे पक्षों या थर्ड पार्टी को सम्मिलित करता है जिसमें कानून द्वारा जिम्मेदार ठहराया है और जिनके प्रति ये दावे कर सकते हैं, जैसे कि शिपिंग कंपनियां, रेलवे, सड़क परिवहन कंपनियां, एयरलाइन, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी आदि। उदाहरण के रूप में यदि किसी वस्तु की वितरण प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो परिवहन कंपनियां जिम्मेदार होती हैं। इसी तरह अगर कोई सामान सुरक्षित तरीके से लैंड कर जाता है लेकिन बाद में वो गायब हो जाता है तो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी उसके लिए जिम्मेदार होती है। इसके लिए दावों का निपटान से पहले एक विधिवत मुहर वाले प्रस्थापन पत्र को बीमा धारक से प्राप्त किया जाता है। नंबर्स नेक्स्ट 9, डिस्प्यूट्स रिलेटेड क्लेम्स। दावा संबंधी विवाद। दावा संबंधी विवाद के कारण भुगतान में देरी हो सकती है या भुगतान कटौती हो सकती है। यह विवाद उठ सकता है क्योंकि बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच असंतोष और विवाद हो सकता है। इसके अलावा कुछ सामान्य कारण है। पहला, महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव। दूसरा, कवरेज की कमी। तीसरा, प्रबल जोखिमों के कारण पूर्ण बीमा राशि नहीं होना। चौथा, वारंटी का उल्लंघन। पांचवा, न्यूनतम बीमा राशि के कारण जुड़ी समस्याएं। ये सभी कारण बीमा धारक के लिए परेशानी के कारण बन सकते हैं, विशेषकर जब यह पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे हों। इस समस्या को कम करने के लिए बीमा निगरानी और विवादों का निपटान की प्रक्रिया पहले से ही निर्धारित होती है। आगे संपत्ति बीमा पॉलिसी में मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन का शर्त होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता। आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता वह तरीका है जिसका उपयोग अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए किया जाता है। इसमें विवादों के पक्षों को मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर चुनने की सुविधा होती है। यह एक सुलझाव की प्रक्रिया है जो अदालत में जाने से तेज और सस्ती होती है। बहुत सारे व्यावसायिक बीमा पॉलिसियों में इसकी शर्त होती है, यदि कोई विवाद उठता है तो उसे आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता के लिए सौंप दिया जाए। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम निर्णय यहां माना जाता है और दोनों पक्षों के लिए यह बाध्यकारी होता है। ठीक है। जब बात शर्तों की होती है तो अलग अलग नीतियां लागू होती हैं। आमतौर पर यहां यह नीतियां यह इस प्रकार का है। देखिए, सबसे पहला, विवादों को एक मध्यस्थ के निर्णय के लिए पेश किया जाता है जो अनुबंध के पक्षों द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि विवाद
में एकल मध्यस्थ नियुक्ति किया जाता है तो दोनों पक्षों के बीच असहमति हो सकती है, तो विवाद को दो मध्यस्थों के निर्णय के लिए भेजा जाता है। ठीक है। यदि ये दो मध्यस्थ एक अंपायर को भी नियुक्त करेंगे उसके बाद, जो बैठकों की अध्यक्षता करेगा, इन बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कानूनी अदालत में होने वाली प्रक्रिया के समान होती है। यदि आवश्यकता होती है तो प्रत्येक पक्ष अपने मामलों को सलाहकार की मदद के लिए भी प्रस्तुत करता है और गवाहों की जांच की जाती है। तीसरा, यदि दोनों मध्यस्थ सहमत नहीं होते हैं तो मामले को अंपायर के पास पेश किया जाता है और जो फिर अपना फैसला अंपायर अंत में देता है। चौथा, फैसला देने वाले मध्यस्थ या मध्यस्थों या अंपायर के आधार पर लागतों का निर्णय देयता संबंधी विवादों को मुकदमे के जरिए हल किया जाता है। उदाहरण, अगर यदि बीमा कंपनियां यह तर्क देती है कि हर्जाना देय नहीं है क्योंकि नुकसान को पॉलिसी के तहत कवर नहीं किया गया था, तो इस मामले का निर्णय कानूनी अदालत में किया जाएगा। फिर अगर बीमा कंपनियां इस आधार पर दावे का भुगतान करने से इनकार करती हैं कि पॉलिसी अमान्य है क्योंकि इसे महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करके धोखा दिए जाने का इरादा इसमें रखा गया है, जो परम सद्भाव के कानूनी दायित्व का उल्लंघन करता है, तो मामले को मुकदमे के जरिए हल किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा विवादों का समाधान अन्य प्रणालियां जो कॉमन सेक्शन का चैप्टर नंबर 9 में है, वो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां पर आपको विस्तार से इस विवादों को लेकर के चर्चा की गई है। और अंत में साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जानकारीपूर्ण और सुखद लगा होगा। तो कृपया जरूरतमंदों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सुझाव, प्रश्न या टिप्पणी है तो आप बेझिझक उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। साथियों, देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।